Welcome to Physics within You, the new segment, the Physics for You. जैसा कि आपको पता है कि हमने लास्ट टाइम एक STR1 का वीडियो रिलीज करा था, जहां पे हमने गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन से लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन की बात करी थी और पूरी हिस्ट्री आपको बताई थी STR1 की। तो अब हम उससे आगे बढ़ रहे हैं, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन और उसके कंसिक्वेंसेस। और ये कंसिक्वेंसेस बहुत बड़े हैं, जिसमें टाइम डायलेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और मास वेरिएशन। अब कहने को इस टॉपिक को बहुत विस्तार से भी कहा जा सकता है। कुछ लोग इसको अलग टाइप से भी देखते हैं, क्योंकि टाइम डायलेशन बड़ा अजीब सा फिनोमेना है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और मास वेरिएशन के साथ साथ। तो चलिए इसको समझते हैं, पर हमारी इस बार जो अप्रोच है प्रॉब्लम सॉल्विंग रहेगी। इन सबके साथ हम बात करेंगे साइमल्टेनिटी की। तो थ्रू न्यूमेरिकली करना है हमें, तो बेसिक पर्पस हमारा है कि एग्जाम में आप इसको कैसे हैंडल करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। थोड़ा सा समझा दूं आपको प्रॉब्लम कैसे, मैं साइमल्टेनिटी की बात कर रहा था यहाँ पे आपसे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो प्रॉब्लम है आपकी, ये जैम 2024 में आई हुई है। वैसे ही कुछ है जैसा हमने STR1 में आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझाया था, बस फ्रेम ऑफ रेफरेंस थोड़ा सा उल्टा चल रहा है। तो इसके स्टेटमेंट को हम रीड आउट करेंगे, इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, मगर उसके लिए कुछ बातें हमारे लिए जाननी जरूरी होती हैं। तो कुछ कंसेप्ट हमें आने चाहिए, तो मैं उन सब की बात यहाँ पे करने वाला हूँ। और इसको समझने से पहले टाइम डायलेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और मास वेरिएशन, इन सब के विषय में हमें थोड़ा जानना होगा। तो अगर आपने STR1 वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको जरूर देख लेना, जहाँ पे हमने इसके बारे में डिटेल से ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में बताया था। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन दोबारा थोड़ा सा रिकैप कर रहा हूँ यहाँ पे आपके लिए, कि किस तरीके से लॉरेंज ने थ्रू EMT जो मैक्सवेल इक्वेशंस आई थी, उनके बेसिस पे अपने मैथमेटिकल ट्रिक यूज करके क्या करा उसने, एक लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन दे दी हमें, जो फिजिकली उतनी करेक्ट नहीं थी, बट मैथमेटिकली इट वाज एब्सोल्युटली राइट, जो बाद में भी सही मिला और आज तक हम उसे यूज करते हैं। तो उसने दो तरह की जो चीजें यूज करी थी, मैंने पहले भी बताया था, रिपीट कर रहा हूं यहाँ पे थोड़ा सा। एक उसने लोकल टाइम का कंसेप्ट ऐड करा, और दूसरा उसने कहा कि जो गैलियन ने गलती करी थी यहाँ पे, ये गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन है, उसने यहाँ पे एक प्रोपोर्शनैलिटी का पार्ट नहीं लगाया, सो ही पुट द गामा देयर। और गामा की उसने फिर क्या करा, वैल्यू ये बता दी हमें। तो ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाएंगे। तो 1/√1 - v² / c²। ठीक है, तो इसे आप याद रखना। तो v जब 0 होता है तो गामा 1 होता है, ऑब्वियसली आप स्टेट में पहुंच जाते हो जहाँ गैलियन सही है, यानी कि लो स्पीड के आसपास। और जब v = c होता है तो गामा आपका c/c 0 हो जाएगा यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा आपका, इन्फिनिटी हो जाएगा। दो एक्सट्रीम केसेस आपको याद रखने, गामा = 1 मतलब क्लासिकल केस, गामा = इन्फिनिटी की तरफ जब अप्रोच कर रहा है मतलब रिलेटिविस्टिक फिजिक्स आ गई आप वहां पे। तो यही लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन था। अब इस लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की जो हमारे पास कंसिक्वेंस फीचर्स थे, उसमें सबसे पहली बात तो यही थी कि आइंस्टीन ने इस पे जब इसके फिजिक्स को ढूंढा और समझा, तो उस थोड़ा सा और डीप चला गया, और जाते जाते उसको दो बातें समझ में आई। एक, कि जो लॉ ऑफ फिजिक्स होते हैं वो किसी भी इनर्शियल फ्रेम में सेम रहते हैं, लॉ ऑफ फिजिक्स नहीं बदलते, पैरामीटर बदल सकते हैं मगर लॉ ऑफ फिजिक्स नहीं बदलते हैं। दूसरा पॉइंट क्या था, जो सबसे खास पॉइंट था, जो EMT की वजह से आया था, कि स्पीड ऑफ लाइट बिल्कुल एब्सोल्यूट है। ठीक है, रिगार्डलेस कि कौन है ऑब्जर्वर, क्या है नहीं है, कैसा रिलेटिव मोशन है। अगर आप फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं, अगर आप वैक्यूम की बात कर रहे हैं, तो स्पीड की लाइट आपकी नहीं बदलने वाली। इस बात का ध्यान रखना। कुछ लोग कहेंगे नहीं, स्पीड की लाइट बदलती है, जब आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं, मीडियम में जाते हैं तो बदलती है, बट वैक्यूम के में सेम रहता है, राइट? सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। उसके साथ दो और पार्ट थे, एक कैजुअलिटी और दूसरा साइमल्टेनिटी। कैजुअलिटी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था
सिंपल है, अगर सिंपल मतलब था स्टेटमेंट कि आप पास्ट में आप नहीं जा सकते जब तक कि आपकी स्पीड सी से ज्यादा नहीं होती। और पहल एसटीआर के लॉ ऑफ पॉस्टुलेटी क्या कहते हैं कि मैक्सिमम स्पीड ही हमारे पास कितना होता है, स्पीड ऑफ लाइट। अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से आगे जा ही नहीं सकते तो आप पास्ट में जा ही नहीं सकते। इनडायरेक्ट मीनिंग इसका ये है। और साइमल्टेनिटी का मतलब क्या था कि दो स्पेशली सेपरेटेड इवेंट है। अगर दो स्पेशली सेपरेटेड इवेंट हैं तो साइमल्टेनियसली आकर कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ये डिपेंड करेगा ऑब्जर्वर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। तो हमने जो आज का न्यूमेरिकल करना है उस साइमल्टेनिटी कंसेप्ट को समझाते हुए ही करना है आपको। ठीक है, तो चलते हैं। आप इन सब चीजों को पिछली वीडियो में आराम से अच्छे से देख लीजिएगा। अब हम थोड़ा सा अपने प्रेजेंट पार्ट पे वापस आ रहे हैं। तो जब हमने लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन एसटीआर 1 में देख लिया था, तो अब हम उसके इम्प्लीकेशंस को देख रहे हैं। इम्प्लीकेशंस मैं इसके डेरिवेशन नहीं करवा रहा यहाँ पे, आपको ये ध्यान रखेंगे। है टाइम डायलेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और मास वेरिएशन। इन तीनों की अपनी अपनी डेरिवेशंस है, अलग से आप इसको ड्राइव कर सकते हैं। तो फिलहाल मेरा ऑब्जेक्टिव उनके डेरिवेशन नहीं, उनको समझने से है। तो दो कंसेप्ट जो इंपॉर्टेंट है वो आप ध्यान रखना। रेस्ट या प्रॉपर पैरामीटर्स, तो यूजली हम नोट लगा देते हैं, टी नॉट, एल नॉट, एम नॉट। टी क्या हुआ, टाइम। एल लेंथ, ये लेंथ है इसकी, और एम इसका मास है। ठीक है, मास के लिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। मैंने यहाँ थोड़ा सा जो कलर रखा है इस पे भी आप ध्यान देना जब मैं आगे के चेंजेस करूंगा। तो आगे चलते हैं। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो था जिसको आप आइंस्टीन लॉ से जानते हैं, ई इक्वल टू माइनस एम सी स्क्वायर। मैंने यहाँ माइनस नहीं लिखा, मैंने जस्ट यहाँ बताया आपको, क्या बताया, ई इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर। तो मैं मैग्नीट्यूड की ही बात करना चाह रहा था। तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं जी माइनस लगाना है तो आप यहाँ लगा लीजिए माइनस, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप माइनस लगाना चाहे तो माइनस लगा सकते हैं। आप कह सकते हैं जी यहाँ माइनस एम नॉट सी स्क्वायर, पर इसका सिर्फ माइनस का सिग्निफिकेंस क्या है यहाँ पे, पता है किसी को? माइनस का सिग्निफिकेंस सिर्फ इतना है कि जब मास एनर्जी में या एनर्जी मास में कन्वर्ट होता है तो दूसरी चीज जो भी उसके सामने वाली है वो खत्म होती है। मतलब जब एनर्जी मास एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो मास खत्म होगा धीरे धीरे। ठीक है, तो उस माइनस का सिग्निफिकेंस यही है, अदरवाइज इट्स इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर। तो फिलहाल मुझे मास एनर्जी इक्विवेलेंस की बात भी नहीं करनी थी, तो मैं इस विषय में इतना इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ। हम बात करते हैं आगे। तो हम कहाँ पे कंसेप्ट हम क्या करना चाह रहे हैं, वी जस्ट वांट टू टॉक अबाउट द थ्री। पहला कंसेप्ट क्या बताया हमने, टाइम डायलेशन का। टाइम डायलेशन क्या कहता है बताइए जरा। टाइम डायलेशन कहता है कि अगर आप मूव करोगे तो आपकी घड़ी स्लो हो जाएगी। दो बातें ध्यान रखना है यहाँ पे, जो टेक्निकल पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि व्हेन यू मूव विद द वेलोसिटी ऑफ I mean, just close to light, what will happen, your tickling of clock जो घड़ी टिक करती है स्लोअर हो जाएगी। इसका एक और मतलब है आपका लाइफ टाइम इंक्रीज हो जाएगा। पर ये सब होगा किसके लिए, जो स्टेशनरी फ्रेम से देख रहा है। उसके खुद के लिए कुछ नहीं होने वाला। जैसे मैं हूं, मेरे को टाइम वही लगना है, 1 घंटा ही लगेगा मेरे को। बट अगर मैं स्पीड, मेरी स्पीड जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट की है या उससे कम की है, ठीक है, तो व्हाट विल हैपन, मुझे वही 1 घंटा लगने वाला है, पर मुझे जो देख रहा है उसको लगेंगे वो 1 घंटा, उसके लिए पता नहीं कितना बड़ा हो जाएगा। तो यही टाइम डायलेशन है, टाइम डायलेट हो जाता है, मतलब इसका ये। दूसरा पॉइंट क्या है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। अगर मैं स्पीड से चल रहा हूँ तो मेरी लेंथ छोटी हो जाएगी। मास वेरिएशन मैंने अब लिखा नहीं है, मास भी बढ़ना शुरू हो जाता है। ये एक टिपिकल प्रॉब्लम है कि मास आपका इंक्रीज होना शुरू होता है। टाइम डायलेशन और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के लिए प्रैक्टिकल वे में हमारे पास एक एग्जांपल है, दैट इज फॉर द म्यून पार्टिकल्स। म्यून पार्टिकल का लाइफ टाइम बहुत कम होता है, कॉस्मिक जोन में बनता है, अर्थ के एटमॉस्फेयर को पार करता हुआ अर्थ तक आ भी जाता है। और कमाल की बात है, जिसका लाइफ टाइम इतना कम है तो कैसे वो आता है, अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट की स्पीड से भी आए तो नहीं पहुंच सकता वो। राइट, समझ आ रहा है तो आप मुझे बताएंगे कि म्यून के पार्टिकल की स्पीड क्या है। ठीक है, आप ढूंढ के बताना, मैं नहीं बता रहा आपको। तो जब वो अर्थ और अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, चलो हम ज्यादा नहीं मानते तो कम से कम 10 किलोमीटर तो आप मान ही लो कॉस्मिक जोन से। तो 10 किलोमीटर तक आने में स्पीड ऑफ लाइट से आप सोचो कितना टाइम लगेगा, और उसकी जो लाइव सेकंड है, ठीक है, तो सेकंड्स भी नहीं है। तो कैसे होगा, सोचो आप। कैलकुलेट कर पा रहे हैं आप इसको? 10 किलोमीटर कर लो, 10⁻⁴
वेलोसिटी ऑफ लाइट कर लो, ठीक है, तो 10⁻8 कर लेते हैं, लमसम 1 3 हटा देते हैं, हम सारी चीजें मान लेते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा वहां पे 4। समझ रहे हैं ना बात? उतना तो लाइफ टाइम ही नहीं है उसका। और लॉन्ग लेंथ कंट्रैक्शन क्या है, जब उस अपीयर होता है तो उस बहुत थिनर हो जाता है, अपने लिए थिनर नहीं होता, उसको लगता है कि ये जो गैप है ना एटमॉस्फेयर का, वो बहुत पतला है उसके लिए। हालांकि हमारे लिए 20 30 किलोमीटर का है, पर उसके लिए बहुत पतला है वो, क्योंकि वो वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव कर रहा है। तो ये लेंथ कॉन्ट्रैक्शन है, राइट। और मास वेरिएशन इसी तरीके से। तो मास वेरिएशन का एग्जांपल थोड़ा सा डिफिकल्ट है साइंस में, बट आपको पता है सन में जो एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं हेड्रॉन्स के ऊपर, कोलाइडर हेड्रॉन है, आपको पता है, लार्ज कोलाइडर हेड्रॉन्स, मतलब तो हेड्रोन के ऊपर जब उसमें होता था, हेड्रोन में प्रोटॉन की जब स्पीड उन्होंने बढ़ा दी बहुत ज्यादा, तो उनको मिला कि जब उसको और एक्सलेट करने के लिए उन्हें ज्यादा पावर चाहिए था, क्योंकि मास बढ़ गया ना उसका। मास बढ़ेगा तो आपको एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं। आई अंडरस्टैंड इतना आसान नहीं है समझना, बट थोड़ा सा रफ आइडिया दे रहा था। अब आता हूँ मैथ के ऊपर, क्योंकि रियलिटी हमें थोड़ा सा न्यूमेरिकल वे में जाना है, तो इसलिए तो आपको ये फार्मूला याद रखना है टाइम डायलेशन का। और मैं सिर्फ गामा कटर में बात कर रहा हूँ। टी नोट मैंने आपको बता दिया कि टी नोट क्या है। तो गामा कटर में गामा से मल्टीप्लाई हो रहा है टाइम, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। स्टेशनरी ऑब्जर्वर के लिए क्या लगता है उसे, कि ये गामा से डिवाइड हो रहा है। और मास वेरिएशन, तो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है मास, उसको हम एम ही कह रहे हैं। तो ये भी हमारा लाइट की तरह ही बिहेव कर रहा है, यानी कि टाइम का वेरिएशन और मास का वेरिएशन एक जैसा है। यानी कि आप जब वेलोसिटी ऑफ लाइट के क्लोज जा रहे होते हैं, तो मास भी इंक्रीज करता है और टाइम भी इंक्रीज करता है, बट लेंथ डिक्रीज करती है। अगेन आई रिपीटिंग, गामा की वैल्यू कितनी होती है पहले ही बताएगा तो मुझे, तो उसके हिसाब से समझना आप। ये इंक्रीज करता है, टाइम डायलेट करता है, मास भी अपने आप को इंक्रीज करता है, बट लेंथ अपने आप को डिक्रीज करती है। इसके नाम से क्लियर है, कॉन्ट्रैक्शन, राइट। तो ये बातें आपको समझ में आ गई यहाँ पे। अब कंसेप्ट जो मैं बता रहा था आपको, मॉडर्न फिजिक्स में क्या होता है, मॉडर्न फिजिक्स में ना मास वेरिएशन की बात नहीं करते। मैंने आपको समझाया जरूर है, मास वेरिएशन होता भी है, मना नहीं कर रहा मैं, पर मॉडर्न फिजिक्स में उसको इस तरह से नहीं करना चाहते। व्हाट दे वांट टू से, वो कहते हैं कि जी ये हो रहा है, वो बात करते हैं कि मोमेंटम वेरी कर रहा है, वो बात करते हैं क्या, एनर्जी वेरी कर रहा है, और वो सबको गामा से मल्टीप्लाई कर। अब देखिए कंसेप्ट को, यहाँ पे एम नोट गामा कर दिया, यहाँ एम नोट कर दिया, तो क्या हो गया, ये मोमेंटम था। तो आप अगर ध्यान से समझेंगे तो ये कहेगा कुछ नहीं है जी, मैंने क्या करा, पी को गामा पी नोट कर दिया, यही हुआ ना टर्म। तो मास वेरी मॉडर्न फिजिक्स में मास वेरिएशन को वो एम नोट से ही डील करते हैं। जो उसका रेस्ट मास होता है, इसी से डील करते हैं। बस मोमेंटम आता है तो गामा लगा देते हैं, एनर्जी आता है तो गामा के साथ करेक्शन कर देते हैं, बस। पर कंसेप्ट तो है कि जब मास वेरी करता है, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड। अल्टीमेट मीनिंग क्या है, जो मैं आप देखा, जब मैं बोल रहा था बोलते बोलते रुक गया, मैं वेलोसिटी ऑफ स्पीड से नहीं, क्यों रुक गया मैं, क्योंकि जब मैं वेलोसिटी ऑफ लाइट से जाने की कोशिश करता हूं, तो उस मोमेंट में पार्टिकल रह ही नहीं सकता। इसको थोड़ा सा मोल्ड करता हूं। आपने सुना होगा, आत्मा सुनी होगी, आत्मा अमर होती है, अजर होती है, ठीक है ना। प्रभु दिखते नहीं है, भगवान को देखना मुश्किल है, राइट। वो सर्वव्यापी है, हर जगह मिलते हैं, सब कुछ उनमें समा गया है, यही है। सुनिए इधर, इसके बारे में समझते हैं थोड़ा सा। अब मैंने वापस से समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। तो रेस्ट ऑफ प्रॉपर मास मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गए। टाइम डायलेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और मास वेरिएशन मैंने ठीक से बताया आपको। भाई जो आपको कंसेप्ट अभी देना चाह रहा था याद करने के लिए, वो एक अलग पार्ट है, उसको थोड़ा सा यहाँ समझाने की थोड़ी सी कोशिश भी कर सकते हैं। क्योंकि जब v जीरो होता है, क्लासिकल स्पीड रुका हुआ आदमी है, तो गामा वन को अप्रोच कर रहा होता है, तो सब कुछ आपका रेस्ट पैरामीटर के साथ होता है, टिपिकल न्यूटोनियन मैकेनिक्स चल रही होती है। तो जब आपके पास रिलेटिविस्टिक फिजिक्स आएगी, यानी कि जब वेलोसिटी आपकी सी के क्लोज हो जाएगी, ठीक है ना, तो क्या होगा, जब सी के क्लोज हो जाएगी तो क्या होगा, एक गामा का फैक्टर आएगा, जो गामा इन्फिनिटी हो चुका है।
अब जब गामा इन्फिनिटी हो गए तो क्या होगा, टी इनफाइनाइट कर जाएगा। टी इनफाइनाइट मतलब क्या, आपके लिए आप स्टेशनरी हो, है ना, यहीं पे हो, आपके लिए वो चीज बहुत लंबे टाइम तक जीने वाली है, यानी कि अजर अमर। ठीक है, अजीब लग रहा होगा बट रिकॉल बहुत अच्छे से होगा। यहाँ पे हम क्या कहते हैं, आत्मा अजर अमर हो गई है। ठीक है ना, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, आप समझ पता नहीं पा रहे नहीं पा रहे, पर मेरा मतलब वो नहीं, मैं आपको याद रिकॉल करवा रहा हूँ जस्ट, आपको, और कुछ नहीं है इससे मतलब। लेंथ आपकी जीरो हो जाएगी, कैलकुलेट करके देखिए, गामा एनीथिंग डिवाइड बाय इन्फिनिटी विल बी जीरो, तो ये एल इक्वल टू जीरो हो जाएगा। भाई जीरो होने का मतलब क्या होता है, दिखेगा नहीं कुछ, तो भगवान दिखते भी नहीं है किसी को। आगे चलते हैं, फिर आप कहते हो जी मास इनफाइनाइट हो जाएगा, चेक करो मास इनफाइनाइट हो रहा है नहीं हो रहा, इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी हो ही जाएगा, मास इनफिनिटी। ये क्या हो गया, सर्वव्यापी हो गया, सब कुछ उसके अंदर समाहित हो गए। ठीक है ना, जब सब कुछ उनके अंदर समाहित हो गए, तो हम शायद भगवान की डेफिनेशन ऐसा ही कुछ सुनते हैं, क्या रिलेटिविटी डील कर रहा है। चलिए खैर, इस बात में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कभी फ्रंट टाइम में, कि क्या रिलेटिविटी और गॉड का कोई कनेक्शन है। बट एटलीस्ट करेक्शन हो ना हो, या हम इसको मिस इंटरप्रेट कर रहे हो, बट आपको टाइम डायलेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और मास वेरिएशन किस तरीके से होता है, और उसके गामा के ऊपर नीचे में आप अगर कंफ्यूज हो रहे हैं, तो भगवान को याद कर लीजिएगा, आपका कंफ्यूजन अपने आप दूर हो जाएगा। समझ में आ गया, चलिए आगे चलते हैं। तो मैं इस कंसेप्ट को थोड़ा सा आपको पिक्टोरियल वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। आपकी वेलोसिटी बढ़ी, अब देखिए क्या हुआ, जो पैरामीटर था, अब मोशन में मैंने उसको LMT कह दिया, थोड़ा सा मोशन मैंने उल्टा यूज करा, कोई बात नहीं। तो माँ हम क्या दिखाना चाह रहे हैं आपको, कि जैसे ही आप मूव किए, आपका साइज छोटा हो गया। आपका, मैंने पहले भी कहा था कलर ध्यान से देखना, या कलर डार्कर इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि मास डेंसर होता जा रहा है वहां। ठीक है ना, मास एक जगह एक्युमुलेट हो रहा है, मास बढ़ रहा है उसका, राइट। और यहाँ पे फर्दर स्पीड बढ़ा देंगे तो और ज्यादा हो जाएगा, राइट, मतलब बहुत ज्यादा मास उसके अंदर हो जाएगा। बहुत ज्यादा मास हो जाएगा तो बॉडी मैसिव हो जाएगी, बॉडी मैसिव हो जाएगी तो क्या हो। ठीक है, तो जीटीआर पे मैं जाने नहीं चाह रहा फिर। जीटीआर टाइम डायलेशन पता है किसी को, जीटीआर टाइम डायलेशन कहता है कि एक ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन होता है, जब मास बहुत ज्यादा हो जाता है किसी का, तो वहां पे भी जाके टाइम डायल्यूट होता है। खैर फिलहाल हम सब्जेक्ट से भटकते नहीं है, अभी फिलहाल अपने कंसेप्ट पे रह रहे हैं। तो जो मुझे समझाना था, कि जब आपकी वेलोसिटी फर्दर इंक्रीज हो जाएगी, तो आप और डेंस बॉडी में कन्वर्ट होते चले जाओगे, और आपका टाइम पीरियड स्टेशनरी ऑब्जर्वर को लगेगा कि बढ़ गया है, आपका मास भी बढ़ गया है, आपका लेंथ छोटा हो गया है। तो ये कंसेप्ट है टाइम डायलेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और मास वेरिएशन का, राइट। और ये सब बातें इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जब भी एसटीआर के न्यूमेरिकल आते हैं, आप ये देखना इन्हीं तीन बातों पे होता है। और मैंने आपको बताया कि अगर आपको इसको रिकॉल करना है, तो भगवान को याद कर लेना, आपका गामा का जो ऊपर नीचे का जो एरर है ना, मास के साथ ऊपर लगाना है नीचे लगाना है, सब सेट होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम करते हैं न्यूमेरिकल, क्योंकि आफ्टर ऑल आपको मार्क्स तो चाहिए। अब ये जो प्रॉब्लम है, ये 2 मार्क्स की है। कितने मार्क्स की है, 2 मार्क्स की है। मतलब आपके पास मल्टीपल चांस क्वेश्चंस का आंसर हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है इस बात की। तो ये तो याद ही रहेगा आपको कि 2 नंबर गए ये। इसको मैं यहाँ नहीं करता कि क्वेश्चन नंबर से कंफ्यूज हो जाएंगे आपके। तो सवाल को किसी भी क्वेश्चंस को अगर आप करें, तो आप एक बात समझ लीजिए, क्वेश्चन को ध्यान आप से पढ़ना है। ध्यान से आप पढ़ेंगे तभी आप उसे ठीक से कर पाएंगे। चलिए हम रीड करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है ना, और रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इनिशियल फ्रेम रेफरेंस एस डैश की बात हो रही है, ये रहा एस डैश, दूसरा एस है, ठीक है। ये जो है ये आपका 0.6 C से मूव कर रहा है, ठीक है ना, ये रहा, ओके। नेगेटिव में मूव कर रहा है, ठीक है, नेगेटिव डायरेक्शन है। तो हम एक्स इधर पॉजिटिव लेके चलते हैं, इधर पॉजिटिव है, और इधर हमारे पास एक्स हम नेगेटिव लेके चल रहे हैं, चलो वो भी कोई बात नहीं। अब ये कह रहे हैं इसका ओरिजिन, वो ये कभी किसी जमाने में ये इकट्ठे रहे होंगे और तब से स्टार्ट हुए होंगे, तो तब ये t इक्वल टू 0 t डैश भी कह रहे हो, वही है, ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया, ये वाला काम भी हो गया।
तो कह रहा है कि जैसा इसको अपीयर हो रहा है, अब इसको अपीयर हो रहा है, मैं इसके लिए कलर चेंज कर लेता हूँ, ना प्रॉब्लम, आपको समझना समझाने में मुझे आ जाएगी थोड़ी सी। ये है एस डैश, ठीक है, राइट। दो इवेंट अकर करते हैं यहाँ पे, दो इवेंट अकर करके। अब ये दो इवेंट जब अकर कर गए, तो दो इवेंट अकर करने पे कह रहे हैं कि ये साइमल्टेनियसली अकर करते हैं। साइमल्टेनियसली अकर करने का सीधा मतलब है कि डेल्टा टी जो है, दैट्स इक्वल टू जीरो। पर टी नहीं, डेल्टा टी डैश एस के पास साथ बात कर रहे हैं। दूसरा, ये जो इवेंट अकर करें, दो स्टार का बर्थ हो सकता है, दो स्टार, एक स्टार का बर्थ, दूसरी एक्सपायरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी इवेंट है जो कर करके इसके बीच में जो ये डेल्टा एक्स है, यहाँ पे प्राइम है तो हम प्राइम का यूज करेंगे। ये कितना है? 5 मीटर का। कितने का है? 5 मीटर का। ये ध्यान से समझ लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन में ही बता रहा था डेल्टा एक्स डैश 5 का है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, साइमल्टेनियस लेकर कर रहा है, जिसकी वजह से डेल्टा टी इक्वल टू जीरो। अब वो कह रहे हैं ये इसके हिसाब से, अब इसके हिसाब से, अब ये भी कहीं अगर कर रहा होगा तो मान लेते हैं इसके हिसाब से मैं कहीं ऐसा कुछ ले लेता हूँ। एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ आपको बस, कि दो इवेंट है, यही दो इवेंट है, यही वाले इवेंट है, पर इसको कैसे दिख रहे हैं, हम उस हिसाब से देख रहे हैं उसको। पता नहीं बड़ा दिख रहा है, छोटा दिख रहा है, क्या दिख रहा है, राम जाने। तो ये जो कहानी है, इसको हम कहते हैं ये डेल्टा एक्स है। और मान लेते हैं ये वहां तो डेल्टा से इकट्ठे हो गए थे, यहाँ पता नहीं इकट्ठे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, देखते हैं क्या है। तो ये डेल्टा टी टाइम में हो रहा है। अब प्रॉब्लम क्या कह रहे हैं, करेक्ट कौन सा, मतलब बेसिकली वो आपसे टी की इंफॉर्मेशन देखी और एक्स दोनों ही मांग रहे हैं। तो यही दोनों हमारे पास क्वेश्चन के पार्ट है। तो आई होप यू गेट द पॉइंट, क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए अब इसका न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करने के लिए क्या करना है, आप सोच के बताइए, थोड़ा सा मुझे, थोड़ा सोचिए क्या करना है। एक हिंट मैं आपको दे रहा हूँ। हिंट ये दे रहा हूँ कि जब ट्रांसफॉर्मेशन, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन तो आपको पता था, तो इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन उससे कोई डिफरेंट इश्यू नहीं है। सिर्फ कि आप ये प्राइम मान लेते हैं, ये प्राइम ऑब्जर्वर है, ये नॉन प्राइम ऑब्जर्वर है। तो जो प्राइम ऑब्जर्वर है उसमें सब कुछ एक्स डैश के टर्म में हम कर रहे हैं, और इसके लिए हम सब कुछ यहाँ पे सिंपल नॉन प्राइम टर्म में कर रहे हैं। तो बस आप उसको स्वैप कर दीजिए। और एक चीज और कर सकते हैं, वेलोसिटी को नेगेटिव कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे वेलोसिटी वहां नेगेटिव होती थी, यहाँ वेलोसिटी आपको देख रहे हैं पॉजिटिव आ रही है। तो ये पॉजिटिव आ रहा है आपका पार्ट, ठीक है ना। कोई बात नहीं, पर यहाँ पे तो हमारे ऑलरेडी वेलोसिटी ही नेगेटिव में है। तो देन वी हैव टू थिंक अकॉर्डिंग, क्या करना है अपने प्रॉब्लम देखेंगे। यहाँ पे मैंने डेल्टा नहीं लगाया, आप डेल्टा लगा सकते हैं हर एक चीज पे यहाँ, ठीक है। क्योंकि हमारे प्रॉब्लम के हिसाब से डेल्टा है, तो थोड़े आप कंफ्यूज हो सकते हैं क्या टाइम है। तो टाइम तो यहाँ पे गैप के टर्म में ही माना जाएगा, ठीक है। सो यू कैन डू सिमिलर इन द ऑल द पार्ट्स, आप हर जगह लगा सकते हो। यहाँ पे भी डेल्टा टी हो जाएगा, और यहाँ पे भी ये डेल्टा एक्स हो जाएगा, ओके। तो ये डेल्टा एक्स हो जाएगा। अब क्या पार्ट है, ये जो डेल्टा टी है ना आपका जीरो है, साइमल्टेनियस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, ये जीरो है, इसकी तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो इसको हटाओ, तो ये दो इक्वेशन हमारे काम की रहेगी। तो चलिए अब आप सॉल्व कर सकते हैं। पहला काम आपको क्या करना है, आपको गामा निकालना है। तो गामा आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, आपके पास वैल्यू गिवन है 0.6। आप निकालिए, इसको सॉल्व करिए। सॉल्व करेंगे तो आपको ये जो मिल जाएगा आपका 1 अपॉन, ये हो जाएगा 36, और ये 0.36, और ये तो 64, 64 का रूट 8, 8 अपॉन 100, 100 का रूट 10, तो ये मतलब सॉरी, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.8, ठीक है। थोड़ा और करना चाह रहे हैं तो कर लीजिए, हालांकि मेरे काम इससे ही चल जाता है, तो फिर भी मैं कर देता हूँ 1.5। तो मेरे पास गामा की वैल्यू आ गई। अब गामा की वैल्यू आ गई तो ये तो इक्वेशन ही है बस। हम या तो एक्स निकाल लें, डेल्टा टी निकाल लें, ठीक है। तो डेल्टा एक्स का फॉर्मूला देख लेते हैं, बड़ा सिंपल सा है। डेल्टा एक्स डैश हमें पता था कितने हैं, 5, ये रहा, तो यहाँ 5 डाल दीजिए। गामा कितने हैं, मैं ये वाला पार्ट ले रहा हूँ, ठीक है, कोई भी पार्ट ले लीजिए, आपकी मर्जी है। 0.8, ठीक है। सॉल्व करिए, क्या आएगा, 5 से थोड़ा सा ज्यादा मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ये आ रहा है। ये तो आपका हो गया डी पार्ट कवर। आगे चलते हैं। अब डेल्टा टी निकालने के लिए ये पार्ट पहले ही खत्म, हम पहले बता चुके हैं क्या, ये जीरो है, साइमल्टेनियस हो रहा है। तो डेल्टा एक्स डैश आपको पता है कितने हैं, 5 है। वी आपको पता है कितने हैं, 0.6। सी है, सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर ही हो गया, तो स्क्वायर इसका सी से कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, ये। अब एक बोलता है ना, ये सी की वैल्यू पता है ना आपको थोड़ी सी,
सी की वैल्यू पता है, गामा की वैल्यू तो पता है। चलिए गामा की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे, 1.25। ठीक है, दिख रहा है वहां पे कुछ 1.25 जैसे, शायद ये लग रहा है। चलो देखते हैं तब तक। ये इंटू 5 था, है ना। इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा ये, 3। इसका क्या होता है, 3, ऑर्डर को अलग से करते हैं, 3 × 10⁸ ऊपर जाके हो जाएगा माइनस, +8 होता है ना, ऊपर जाके हो जाएगा माइनस। तो ये आपके पास आ जाएगा आंसर, आप समझ गए होंगे यही आंसर है। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपके कैलकुलेशन के लिए बता देता हूँ, वहां 12.5 में कर रखे हैं, इसको जरा हम 12.5 कर देते हैं। तो 5 करने से, क्योंकि हमने एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, तो उधर डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ये -8 डिवाइड कर देंगे तो फिर एक और माइनस, तो ये -9 हो गया टोटल, जिसका मतलब होता है नैनो सेकेंड। टाइम सेकंड में होगा, तो आंसर क्या आ रहा है, 12.5। तो आई होप यू कैन डू दिस क्वेश्चन नाउ। आंसर आपको पता मिल गया, ए और डी। इस तरह से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए बारीक बातों का ध्यान रखना, मुश्किल नहीं है, आप समझ गए होंगे। बारीक बातों का आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही करते रहेंगे तो हम एक एक प्रॉब्लम आपको समझाते रहेंगे, कंटेक्स्ट वाइज समझाएंगे, पहले से कंसेप्ट देंगे, फिर आपको न्यूमेरिकल देंगे। ऐसे ही और प्रॉब्लम्स अगर आप करना चाहते हैं और आईआईटी एग्जाम को ठीक से क्लियर करना चाहते हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल जो वाइजस लिखा है फिजिक्स विद इन यू, हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली किसी प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए शब्बा खैर।